नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर आतंकी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। JMB आतंकी मामले में NIA ने चार्जशीट दाखिल की है। अली अजगर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश किया गया है। भारत के खिलाफ हिंसा फैलाने का षड्यंत्र वो रच रहा था। अली अजगर को NIA ने पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार किया था। 6 भोपाल के ऐशबाग से उसे गिरफ्तार किया गया था। मामले में अब तक 10 की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर आतंकी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। अली अजगर की पूर्वी चंपारण से गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले में JMB आतंकी मामले में NIA ने चार्जशीट दाखिल की है। अली अजगर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश किया गया है। भारत के खिलाफ हिंसा फैलाने का षड्यंत्र ये रच रहा था। अली अजगर की पूर्वी चंपारण से गिरफ्तारी हो चुकी थी और उसके बाद अब चार्जशीट पेश की गई। 6 आतंकी भोपाल के ऐशबाग से गिरफ्तार किए गए थे। इस बीच रतलाम से एक बड़ी खबर, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। औद्योगिक थाना क्षेत्र के डोसी गांव की घटना है और तस्वीरें आपके सामने है। ये तस्वीर देखिए, भीषण आग की तस्वीरें। फैक्ट्री में भीषण आग लगी। प्लास्टिक की फैक्ट्री है जहां आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। औद्योगिक थाना क्षेत्र के डोसी गांव की घटना। राजीव पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या अब भी आग लगी हुई है या आग पर काबू पा लिया गया? रतलाम के दरअसल ये एक औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, वहाँ पर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री के अंदर रात 10 बजे के आसपास एक भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया है। उसके बाद से यहाँ पर जिले भर से दमकल की सारी गाड़ियां बुलवा ली गई और आग पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास किए गए। मौके पर जिला प्रशासन, नगर निगम और सभी आला अधिकारी पहुंच गए हैं और आग को काबू पाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जी विनोद, फिलहाल आग से नुकसान का क्या आकलन हुआ है? क्योंकि एक क्षेत्र जो बता रहा है औद्योगिक क्षेत्र के पास का कोई गांव है। जी, ये मामला पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का है। चूंकि ये फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर प्लास्टिक का बहुत सारा सामान रखा था, इसलिए अभी फिलहाल ये आकलन करना मुश्किल होगा। लेकिन लगभग फैक्ट्री के अंदर का सामान सारा जल गया है। लाखों रुपए की हानि बताई जा रही है। जी, तो क्या आसपास में आग के फैलने का भी डर है विनोद? जी, अभी फिलहाल दमकल की सारी गाड़ियां वहां पर मौजूद है। आग पे काबू पाया जा रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल अभी आग पे काबू पाया जा रहा है। जी विनोद, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त ABC 24 पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। रतलाम में आग की ये तस्वीरें। फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। जैसे कि हमारे सहयोगी विनोद बता रहे थे, यहाँ पर आग बुझाने की कोशिशें अभी भी जारी है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के डोसी गांव का ये मामला है और तस्वीरें आपके सामने है। बढ़ता आगे, छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं के नौनिहालों को साधु संतों के बारे में पाठ पढ़ाकर उन्हें कपटी बताने का मामला अब सरकार के गले की फांस बन गया है। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, संस्कृत विषय की किताब के पाठ 25 में पेज क्रमांक 129 और 130 में चमत्कार शीर्षक को लेकर धार्मिक और राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। इसमें साधु की वेशभूषा में एक कपटी व्यक्ति बताते हुए पात्र परिचय दिया गया। इसमें पठन पाठन के लिए भी निर्देश दिया गया है कि साधु के वेश में ठगों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। देखिए रिपोर्ट। किताब के इन पन्नों को देखिए। ये किताब छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं के नौनिहालों को पढ़ाई जा रही है। पाठ का नाम है चमत्कार। किताब के इस चैप्टर में साधु संतों को कपटी बताया जा रहा है। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, संस्कृत विषय की किताब के पाठ 25 में पेज क्रमांक 129 और 130 में चमत्कार के चक्कर शीर्षक के लेखक जाकिर अली रजनीश इसमें साधु की वेशभूषा में एक कपटी व्यक्ति बताते हुए
पात्र परिचय दिया गया है। SCERT रायपुर की ओर से निर्मित इस किताब को लेकर अब विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। को पहले से ही उनको मानसिकता में कि भाई साधु संत कपटी होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी मांग यही है सरकार से कि इस पुस्तक को बैन किया जाए। अगर ठगी के खिलाफ हमारे बच्चों को सावधान करना इस पाठ्य पुस्तक पाठ का या पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है, तो फकीर के वेश में भी ठग आते हैं, पुलिस के वेश में भी ठग आते हैं, राजनेता के वेश में भी ठग आते हैं। सब चेहरे क्यों सामने इसमें नहीं रखे गए, केवल इसमें स्वामी और सन्यासी को ही क्यों रखा गया, इसका जवाब हमको बताया जाए। वहीं इस नाटक के लेखक जाकिर अली रजनीश ने कहा है कि उन्होंने साधु की वेशभूषा में कपटी जैसे भड़काऊ शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बच्चों को जागरूक करने के नजरिए से था। संभवतः इसी वजह से उसे शिक्षा विभाग ने अपने कक्षा 5 की पुस्तक में शामिल किया। किंतु मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस नाटक को कोर्स में शामिल किए जाने के पूर्व ना तो मुझसे कोई अनुमति ली गई और ना ही मुझे इसे बाद में भी सूचित किया गया। क्योंकि साधु संत पूजनीय होते हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, इनकी बात हम सुने। तो आशय यह है कि ये सिर्फ बच्चों को, हमारे समाज को, शिक्षकों को जागरूक करने के लिए पाठ रखा गया था। छत्तीसगढ़ में SCERT की कक्षा 5वीं के पाठ चमत्कार को लेकर मचे विवाद पर कांग्रेस और भाजपा नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि पाठ्यक्रम का अनुमोदन भाजपा सरकार में हुआ था, तो वहीं पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष देवजी पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि 4 साल उनकी सरकार को हो गया है, अगर गलत था तो पहले क्यों आवाज नहीं उठाई। सांसद सुनील सोनी का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को हर मामले में राजनीति करने की आदत है। आज सरकार उनकी है, 4 साल बाद इस पर आपत्ति करना मतलब साफ है कि सरकार के नेता या शिक्षा विभाग में बैठे जिम्मेदार लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। समिति का गठन 2005 में और इस किताब का अनुमोदन, इस पाठ का अनुमोदन 2010-11 में स्पष्ट है कि यह भाजपा सरकार के कार्यकाल में किया गया है। अगर वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में हुई तो 4 साल से आप क्या कर रहे थे? अगर ऐसी थी तो 4 साल पहले ही आपको हटा देना चाहिए। 4 साल आपने चलाया, अगर ये गलत है तो इसके लिए आप भी बराबरी के दोषी हैं। तो 4 साल बाद में वो किताब पढ़ रहे हैं क्या भूपेश बघेल जी? 4 साल लग गए किताब पढ़ने में। और अगर आपको लगता है गलत है, हटा दो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आपकी सरकार है, आपका निर्णय है, आपका विवेक है कि आपको लगता है कि लोकहित में नहीं है, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके सामने में रख के उसकी राय लेके आपको हटाना है, हटा दो। वैसे चमत्कार के पाठ पर यह विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। ये मामला जितना धार्मिक हो चला है उतना ही राजनीतिक बवंडर भी बनता जा रहा है। रायपुर से सुप्रिया पांडेय के साथ कवर्धा से अजय यादव, IBC 24। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार बिसेन जिला अस्पताल में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में पुलिस विभाग और जिला परिवहन अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर बरसे। जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसे को लेकर जिला परिवहन अधिकारी को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि बालाघाट विधानसभा में 75% ट्रैक्टर चालक बिना लाइसेंस के ट्रैक्टर चलाते हैं, साथ ही बसों की हालत भी खराब है। ऐसे अधिकारी जो ध्यान नहीं दे रहे, इसके लिए परिवहन मंत्री को फोन करके और पत्र लिखकर ट्रांसफर करने को उन्होंने कहा है। साथ ही पुलिस विभाग को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस ओर पुलिस विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ सुबह से रोड और चौक पर निकलकर पर्ची काटने लगते हैं और अपनी जेबें गर्म करते हैं। यही काम है पुलिस वालों, दुनिया सब देखती है, तुम्हारे वर्दी के कारण बोलती नहीं है। आज मैंने आपके आरटीओ के ट्रांसफर के लिए परिवहन मंत्री को पत्र लिख दिया, फोन कर दिया। बालाघाट में, मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश में, तो मुझे बाकी तो नहीं मालूम, कम से कम लाल बर्रा और बालाघाट नगर के मेरे विधानसभा क्षेत्र में 75% ट्रैक्टर ड्राइवरों के लाइसेंस नहीं है। क्या कर रहा है आरटीओ? चौक पे खड़े हो गए, पर्ची काटे, जेब गरम की, यही काम है पुलिस वाला। दुनिया सब देखती है, तुम्हारे वर्दी के कारण बोलते नहीं, दुनिया आपको पहचान। भोपाल से इस वक्त एक अहम खबर, जहां पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमीन गड़बड़ी की जांच अब कांग्रेस करेगी। 2 विधायकों समेत 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है।
प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ये जांच कमेटी बनाई है। अधिवक्ता साजिद अली के नेतृत्व में गठित जांच कमेटी गठित की गई है। गलत तरीके से जमीन को अपने नाम करने का उन पर आरोप है और इस पर अब कांग्रेस की जांच कमेटी इस पर जांच करेगी। मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में पिछले 5 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। आखिरी बार 2017 में भी जो चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे और इस साल छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि चुनाव होंगे, पर आधा शैक्षणिक सत्र निकल जाने के बाद भी इसे लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद प्रदेश के 2 प्रमुख छात्र संगठन एनएसयूआई और एबीवीपी आंदोलन पर उतरने की बात कह रहे हैं। एबीवीपी का कहना है कि हमने कई मंचों के जरिए छात्र संघ चुनाव करवाने की बात कही है और अगर इस शैक्षणिक सत्र में चुनाव नहीं होते हैं तो जरूरत पड़ने पर हम उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं एनएसयूआई का कहना है कि एनएसयूआई लगातार छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए आवाज उठाती रही है, अगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। विद्यार्थी परिषद ने प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव की मांग करी हो, लंबे समय से करते भी आए हैं। इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ता है तो विद्यार्थी परिषद अपने कदम कभी भी पीछे नहीं हटेगी। हमने तो मांग करी दी है। अगर ऐसा लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो विद्यार्थी परिषद मुखर होकर अपनी आवाज को उठाएगा। विगत 15 सालों में अगर छात्र संघ चुनाव की पुरजोर तरीके से कोई मांग करते आया है तो वो सिर्फ एकमात्र संगठन है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन। एनएसयूआई सड़कों से लेकर कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्र संघ चुनाव की मांग करते आया। बात करते बिलासपुर की, जहां के औद्योगिक क्षेत्र में टैक्स वसूली को लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। उद्यमी और निगम टैक्स वसूली को लेकर आमने सामने आ गए हैं। बिना सुविधा दिए टैक्स वसूली के खिलाफ उद्यमी लामबंद हो चुके हैं। इधर शहर के बड़े दायरे के साथ निगम क्षेत्र में शामिल हुए औद्योगिक इकाइयों को टैक्स जमा करने के लिए निगम लगातार नोटिस जारी कर रहा है। दरअसल नगर निगम की सीमा विस्तार के बाद औद्योगिक क्षेत्र भी निगम के दायरे में आ गए हैं। पूर्व में जब यहां पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुई थी तब ये क्षेत्र ग्राम पंचायत में था और जिसके बाद नगर पंचायत में इसे अपग्रेड किया गया। लेकिन 3 साल पहले जब नगर निगम का विस्तार हुआ उस समय राज्य शासन ने अधिसूचना जारी करते हुए 15 ग्राम पंचायत और 3 नगरीय निकायों को निगम सीमा में शामिल कर लिया। निगम सीमा का विस्तार करते हुए पंचायतों का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र में सुविधा विस्तार को लेकर नगर निगम की ओर से अब तक कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाई गई, लेकिन इसके बाद भी अब नगर निगम औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर जमा करने नोटिस जारी कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिवों को निर्देशित किया है कि इस मामले का समुचित हल निकाले। तो जब तक समुचित हल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निकल नहीं जाता है तब तक सबको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो मामला पुराना है उसमें कुछ लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं। जो हाई कोर्ट गए हैं इसमें स्टे है, उसमें हम कोई कार्रवाई नगर निगम नहीं कर सकते। बाकी इसमें कार्रवाई कर सकती है, अधिकार है अधिनियम में कि यदि टैक्स नहीं पटा रहे लंबे समय से तो उनकी संपत्ति को या तो कुल कर लिया जाए या फिर उनको अन्य जो संपत्ति है उसको आहरण करके उसकी नीलामी करने के पश्चात उससे टैक्स वसूला जाए। चंबल नदी से पानी लाने की ग्वालियर की बहुप्रतीक्षित योजना को अमृत मिशन योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही 325 करोड़ रुपए राशि की मंजूरी भी दे दी गई। योजना 20 साल पुरानी है जो हर सरकार के लैंडमार्क प्रोजेक्ट में रही है, लेकिन कहीं ना कहीं योजना को सरकारी फाइलों से निकलने में देरी हो रही थी। लेकिन अब इस योजना पर केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इससे ग्वालियर शहर की 20 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा। योजना में चंबल नदी से ग्वालियर पानी लाया जाएगा, जिसमें 2050 तक शहर की पेयजल व्यवस्था का प्लान है। वहीं सौगात को लेकर जनप्रतिनिधि भी खुशी जता रहे हैं। देखिए, जो अमृत 2 जो है उसमें फेजेज में काम हो रहा है और पहले फेज़ में ये चंबल से पानी लाने का काम होगा और सेकंड फेज़ में फिर वो 61 से 66 तक जो सीवेज बनने का काम है और पानी की व्यवस्था करने का काम है। ऐसे अमृत 2 के फेजेज में काम हो रहा है और फर्स्ट फेज स्वीकृत हो चुका है और करीब 300 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत हो चुकी है। रायगढ़ नगर निगम ने तालाबों और पार्कों के सौंदर्यीकरण का काम उद्योगों के सीएसआर मद से कराने की तैयारी की है। उद्योगों ने शहर के 13 तालाबों और पार्कों को गोद देने की तैयारी की है। इसके लिए
प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। बता दें कि पहले भी सौंदर्यीकरण और संरक्षण के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन सिर्फ कागजों में ही काम कर दिया गया। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि राशि के बंदरबाट और भ्रष्टाचार के लिए कार्य योजना बनाई जा रही। मामले में निगम ने भी इस बात को स्वीकारा है कि पिछली बार कई कंपनियां ने इसके लिए कार्य को पूरा होने नहीं दिया। वहीं इस बार निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी और सौंदर्यीकरण के लिए राशि की कमी नहीं होगी। शहर के चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण, तालाबों के सौंदर्यीकरण एवं इसके अलावा जो विभिन्न कार्य हैं, सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी और जो भ्रष्टाचार है, नगर निगम के अंदर जो आपसी इनके वर्चस्व की लड़ाई है, उसी का खामियाजा पूरा शहर भुगत रहा है। तालाबों का गहरीकरण था, सौंदर्यीकरण था और गार्डनों का सौंदर्यीकरण को लेकर के काफी प्राइवेट कंपनियों को दिया गया था काम। तो अभी CSR मद से सभी तालाबों के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए कार्य योजना बनाई गई है, उसको बहुत जल्दी धरातल पे लाया जाए। 12 लाख के इनामी 4 नक्सलियों ने बीजापुर जिले की पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में मद्देड़ एरिया कमेटी के सदस्य, भोपालपट्टनम LOS कमांडर, नेशनल पार्क एरिया कमेटी के अंतर्गत प्लाटून नंबर 2 के PLGA मेंबर और मिलिशिया प्लाटून सेक्शन कमांडर शामिल हैं। ये सभी नक्सली कई पुलिस जवानों की हत्या, हथियारों की लूटपाट, सरकारी राशन की दुकानों में लूटपाट, ID विस्फोट और पुलिस थाने में उपद्रव, रोड निर्माण के काम में लगी गाड़ियों की आगजनी की घटनाओं में भी शामिल रहे। बीजापुर में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत इन नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिन्हें आत्मसमर्पण नीति के तहत 10-10 हजार रुपए नगद दिए गए। मद्देड़ एरिया कमेटी एशियन मेंबर 5 लाख रुपए के इनामी है और किशोर कारम ये भोपालपट्टनम LOS कमांडर थे, 5 लाख रुपए के इनामी है और दूल्हा पुणे ये PLGA सदस्य 2 लाख रुपए के इनामी है। रायगढ़ जिले में राशन दुकान संचालकों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवंटित राशन को बाजार में बेच दिया। केंद्र सरकार ने जब सभी जिलों में आवंटित राशन का हिसाब मांगा तो तकरीबन 136 राशन दुकानों में शॉर्टेज पाया गया। दुकानों में 10 करोड़ से भी अधिक के राशन का हिसाब नहीं मिल रहा है। खास बात यह है कि मामला उजागर होने के बाद जिला प्रशासन ने सभी राशन दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दुकानदारों की संपत्ति कुर्की की बात भी कही थी, लेकिन महीने भर बीतने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई के लिए फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में विभागीय लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से गरीब कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त चावल का आवंटन सभी राज्यों को हुआ था, लेकिन जिले के राशन दुकानों में केंद्र के कोटे के चावल का पूरा आवंटन नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने जब ऑनलाइन पोर्टल में चावल का रिकॉर्ड अपडेट करने को कहा तो गड़बड़ियां उजागर हुई। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो इन राशन दुकानदारों के विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए और FIR दर्ज करके उस पूरी रिकवरी की जानी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन बजाय इसके ये सरकार केवल और केवल नोटिस का खेल खेल रही है, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने का प्रयास कर रही है। हर अनुभाग के अलग अलग हैं और कहीं कुछ ज़्यादा, कहीं केवल शक्कर नमक का है, कहीं चावल का है, तो ऐसे प्रकरण कुछ कम हैं, कुछ ज़्यादा हैं, काफ़ी बने हैं प्रकरण। सभी अनुभागीय अधिकारी इसमें गंभीरता से न्यायालयीन प्रक्रिया के थ्रू रिकवरी का कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव में जमकर दौड़ लगाई। सिंधिया ने देसी खेलों में भी हाथ आजमाया। रानीताल क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित इस खेल महोत्सव में सिंधिया ने गिल्ली डंडा, भावरा, कंचे, चीटी धप्प जैसे देसी खेल खेले। वहीं सिंधिया ने स्टेट आर्चरी में भी अपना हाथ आजमाया। रानीताल क्रिकेट ग्राउंड में 1 घंटे का वक्त गुजारने के बाद सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हुए। सिंधिया ने देसी खेलों को बढ़ाने की जरूरत बताई और इसके लिए जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को बधाई भी दी। अरे आज ये किसका है? मैं धक्का दूंगा। अरे गुरु ठीक है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटके सहकारिता चुनाव को लेकर अब कवायद तेज हो गई है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा है कि सरकार अब प्रदेश में सहकारिता चुनाव कराने के लिए तैयार है। ये चुनाव भी नगरीय निकाय
विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही होंगे, लिहाजा सहकारिता निर्वाचन आयोग का गठन कर जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। सहकारिता चुनाव भी आयोग के निर्णय पर निर्भर है। उधर कांग्रेस ने मामले पर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश में सहकारिता चुनाव कराना ही नहीं चाहती। निर्वाचन आयोग सहकारिता का भी बन गया, बीच में कुछ समय तक 6 महीने तक पेंडिंग था। रिटायर्ड IAS हैं ओझा साहब, वो उसके अध्यक्ष है, उनके हाथ में जब वो चुनाव कराना चाहे चुनाव कराए, लेकिन सहकारिता विभाग के नाते मैं कह रहा हूँ कि चुनाव होना चाहिए हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन निर्णय उनको करना है। देखिए, सहकारिता चुनाव को तो टालने का और उसको लिंगर ऑन करने का मानस हमेशा इस शिवराज सरकार का रहा है। सहकारिता चुनाव कभी भी समय पर नहीं करा पाई है ये सरकार विगत अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में। बेमेतरा के नवागढ़ में स्कूल भवन जर्जर होने से गांव के पंचायत भवन में स्कूल लगाया जा रहा है, लेकिन ठंड में बच्चे बरामदे में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। स्कूल को भवन कब मिलेगा इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। और इसी तरह एक और स्कूल भी जर्जर है, वहां का स्कूल राजीव गांधी सेवा केंद्र में लग रहा है। जर्जर भवन की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में डर लग रहा है। 100 से 150 वाले बच्चों वाले स्कूल के जर्जर भवन में चलने से हमेशा खतरा बना रहता है। पंचायत में अगस्त सितंबर से चल रहा है और स्कूल भवन में वो प्लास्टर गिरने के बाद से यहाँ संचालित किए जा रहे हैं। जितना अल्प सुविधा है उसमें काम चला रहे हैं। स्कूल जैसा सुविधा दे नहीं सकते। बच्चों को 2 पाली में यहाँ लगा रहे हैं। प्राथमिक शाला भी लगता है और माध्यमिक शाला भी लगता है। प्राथमिक में कम से कम 110 बच्चे करीब हैं, तो वहाँ भी उनको भी बैठाने में 2-3 कमरा है, उसी में बैठाते हैं बच्चों को। जर्जर भवनों के 545 प्रस्ताव जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं और DPI को प्रस्ताव विधिवत चला गया है। कुछ स्थानों पर भवन नहीं है, वहां पर भी भवन स्वीकृति के लिए DPI को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद तत्काल कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सिटी लाइट की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।